नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐतिहासिक किला देखने जा रहे हैं जो कि है मांडू फोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये किला इतना बड़ा है कि इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स किए गए हैं जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस ऐतिहासिक जगह को जो कि है मांडू फोर्ट। मांडू किला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एक दुर्ग है जिसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं, कई सारे महल हैं, जिसमें से प्रमुख महल हैं जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, अशरफी महल, जमीन के अंदर बने हुए गुप्त महल, होशंग शाह टॉम्ब, दाई महल जिसे इको पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और नीलकंठ महादेव मंदिर। ये सभी हिस्से इस किले के प्रमुख भाग हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस किले में और कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम आज देखेंगे। और इस किले से जुड़ी एक प्रसिद्ध अमर प्रेम कथा है बाज बहादुर और रानी रूपमती की, जिसे भी कुछ देर में मैं आपको सुनाऊंगा। तो मांडू में सबसे पहला जो पैलेस हम देखने जा रहे हैं वो है जहाज महल। और ये जहाज महल हम देखेंगे गाइड सर की मदद से, जिनका नाम है लोकेंद्र सिंह सिसोदिया। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह सिसोदिया। मैं एज अ टूर गाइड हूँ यहाँ मांडू के अंदर। और अभी आप जिस जगह पे आए हैं जिसे बोला जाता है रॉयल इनक्लेव ग्रुप, बेसिकली ये फेमस है जहाज महल के नाम से। तो बेसिकली मांडो जो है लोग मांडो के नाम से जानते हैं, और मांडो को मांडवगढ़, मांडव दुर्ग, मंडपिका, शादियाबाद, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये इतने नामों से जाना जाता है। मांडो जो है विंध्याचल रेंज की लास्ट स्टेज के ऊपर बसा हुआ है। मांडो 3 चीज़ों से सिक्योर हुआ करता था। फर्स्ट, विंध्याचल रेंज होने की वजह से खड़ा पहाड़, 10 से 15 फीट की सिक्योरिटी वॉल जो पूरे मांडो फोर्ट को कवर्ड करे हुए थी। और प्रेजेंट में यहाँ पे लेपर्ड वगैरह जो थे, उस समय में फॉरेस्ट एरिया घना रहता था और जंगली जानवर ज़्यादा रहते थे, जिसकी बदौलत दुश्मन की सेना को यहाँ पर अटैक करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। MP 2 भागों में डिवाइड है, मालवा और निमाड़। मालवा का कैपिटल रहा है अवंतिका नगर उज्जैन। उसके बाद में यदि कोई क्षेत्र रहा है तो मांडव 250 सालों तक मालवा का कैपिटल रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रखा, 1200 कुएं, बावड़ी, 40 बड़े तालाब, 7 वाटर डैम, ये 11th सेंचुरी के पहले यहाँ पे रेडी थे। अभी आप जिस जगह पे आए शिप पैलेस, जो कि इस स्टेप से लेकर जो मैंगो का ट्री फ्रंट वाला जो बिल्डिंग है, इसे जहाज महल कहा जाता है। और ये 3 पार्ट में बनाया गया था। फर्स्ट, परमा डायनेस्टी, वाकपति मुंज, मालवापति मुंज। अब जैसे मुंज को बहुत कम लोग जानते हैं, राजा भोज कॉमन है। ये राजा भोज के ताऊ जी थे। राजा भोज से पहले शासन इन्हीं का चलता था यहाँ पर। तो इन्होंने इस बिल्डिंग के बैक साइड जब मुंज तालाब की खुदाई करवाई थी। अच्छा, 2 पार्टों में बता हुआ है ये? 3 में, 2 पार्ट में। तो जब उन्होंने तालाब की खुदाई करवाई थी, उस समय में इस बिल्डिंग को रंग महल के रूप में बनवाया था। 1469 to 15th सेंचुरी यहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। तो उनके द्वारा ऊपर की जो बालकनी है डोम से, जो इजिप्शियन स्टाइल भी है, अफगानी स्टाइल भी है, ये उनके द्वारा बनवाया गया था। 1617 में जब जहांगीर यहाँ पर आए तो जो फ्रंट वाली स्टेप्स है ये उनके द्वारा बनवाई गई थी। पहले के समय में चढ़ने के लिए रास्ता पीछे की तरफ से होता था। अब इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है? रीज़न, इसके बैक साइड में मुंज तालाब, साइड में सूरज कुंड, फ्रंट पे कपूर तालाब, 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक। तो जैसे बेसिकली 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक बिल्डिंग के ऊपर है लोटस की शेप में, नीचे की तरफ है टॉर्टोइज की शेप में। और जब रेनी सीजन सभी में पानी भर जाता है तो इस बिल्डिंग की शेप बनती थी जहाज जैसी। पहले के समय में इस बिल्डिंग के ऊपर से ऐसी वाटर चैनल दी गई थी कि जब भी बारिश होती थी तालाबों में पानी को वो ऐसा काटती लगता था कोई जहाज पानी में चल रहा है। नाइट के समय में देखते थे, ऐसा लगता था कोई जहाज पानी में लंगर डाले खड़ा है। इसलिए गयासुद्दीन खिलजी ने बिल्डिंग का नाम चेंज करके रखा जहाज महल। जो लोटस वाला वाटर टैंक है, बारिश में तो बारिश का पानी रहेगा, विंटर समर में पानी को पहुंचाने के लिए एक पर्शियन रहट वाटर लिफ्टिंग सिस्टम इस कॉर्नर पे यहाँ लगा रहता था। और यहीं से पानी को लिफ्ट करके ऊपर वाली चैनलों में छोड़ते थे, जिससे लोटस वाला वाटर टैंक कंप्लीट होता था। गयासुद्दीन खिलजी के लास्ट स्टेज तक 15th सेंचुरी तक इनके हरम में 15,000 महिलाएं, जिन्हें पट रानियों का दर्जा दिया गया था, वो रहा करती थी। किसी भी लेडीज़ के बारे में सुनते थे या देखते थे, उठाकर अपने हरम की शोभा बना लिया करते थे, जिनमें से कोई पॉलिटिशियन, कोई शिक्षक, कोई नाचने में एक्सपर्ट, कोई व्यापारी दस्त सबल टाइप की होती थी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्होंने 15,000 से शादी वगैरह करी होगी, तो शादी इन्होंने किसी से नहीं करी, ये काम के बेस पे लाए थे। यदि वर्कर बना के रखते तो यहाँ के जो सर्वेंट हैं उनकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए पट रानी का दर्जा दिया और सारी फैसिलिटी एक रानी जैसी उन्हें प्रोवाइड करवाई गई थी। हरम था जहाज महल का पूरा कंपाउंड हरम के रूप में। और इनकी सुरक्षा के लिए कोई मेल सोल्जर्स नहीं रखा गया था। 1000 महिलाएं पुरुष वेशभूषा में इनकी सुरक्षा में लगाई गई थी, जिनमें से 500 टर्किश की और 500 अरेबियन होती थी, क्योंकि वहाँ की महिलाएं काफ़ी बोल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति की होती है।
तो जहांगीर ने इनकी क्रूरता को दर्शाया कि इनके जैसा शासक ना तो कभी कोई हुआ था, ना है, ना भविष्य में होगा, जो अपने काम के कारण इतनी सारी लेडीज़ों को अपने हरम में रखे, प्लस पूरा मांडो सजाया बसाया इसलिए गया होगा 16,000 लेडीज़ों को यहाँ पे ये रख सके। तो हम भी समझते हैं कि इतना बड़ा कंपाउंड नहीं है, कितनी लेडीज़ यहाँ पे रह सकती हैं। तो 2 से 3,000 लेडीज़ यहाँ पर धार में, उज्जैन में, भोपाल में अलग अलग स्पॉट पे शिफ्टिंग, क्योंकि राजा जब भी अपनी रियासत के अंदर विजिट करेगा तो हर एक मेन स्पॉट पे इसकी एक टीम अवेलेबल रहती थी। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये तवेली महल है। तवेली में तबेला, हॉर्स स्टेबल है, 3 मंजिला इमारत है। नीचे के दोनों फ्लोर जो है घोड़े बांधे जाते थे और टॉप पे जो उनकी रखवाली करने वाले जो केयर टेकर होते थे वो रहा करते थे। इस बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस गेट मार्बल वाला है। साइड से जो आप देख रहे हैं ये विंडो है जो क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम बेस पे काम करती हैं। जब ये लोग पानी को लिफ्ट करके ऊपर छोड़ते थे तो गेट के लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्बल वाला पिलर है, इसके अंदर भी एक वाटर चैनल है। वर्ल्ड का सबसे पहला साइफन सीफन सिस्टम यहीं पे काम करता था। यहाँ से का उपयोग किया था आमेर के किले में। एकदम ढलान होने की वजह से पानी काफ़ी स्पीड से आएगा, जिससे फ्रंट पे बना हुआ यहाँ वाला फाउंटेन कंटिन्यू वर्क करता था। यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो होता था, यहाँ पर एक चैनल होती थी जो आगे वाली चैनल से कनेक्ट होती थी, जो टूट चुकी है। उसके माध्यम से नीचे एक टैंक में जाएगा, वहीं से अंडरग्राउंड चैनल्स के माध्यम से वापस सूरजकुंड। रिसाइकलिंग, पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप सेम पानी रखेंगे, वापस यूज आ जाएगा। हाँ, साइफन में एक सिस्टम होता है कि पानी अपना लेवल बनाता है, तो ऑब्वियसली इतनी हाइट से पानी आएगा तो फाउंटेन हाइट वही रहेगी। तो ये अवर हाइट फाउंटेन हो रहा है। तो उस समय में जो भी उनकी सोच रही कि 3 से 4 फीट पे फाउंटेन को ऑपरेट करना है, ये उतनी हाइट पे वर्क करेगा। अवर स्पीड पानी जस्ट वहाँ बैक साइड में एक कंट्रोलर दे रखा है, वहाँ से पानी की स्पीड को भी कंट्रोल ये लोग कर लिया करते थे। ये पूरा जहाज में लिया। अब बेसिकली यहाँ पे 3 रूम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये उस समय के मीडियम साइज के हैं। इजी वर्ड में हम समझे तो 2 बेडरूम हो गए, एक लिविंग एरिया, इसकी बालकनी हो गई यहाँ पर। बीच में जो पेसेस दे रखे ये सर्वेंट के हिसाब से होते थे। और 15th सेंचुरी में इसकी ओरिजिनल इमेज क्या रही होगी तो आप अंदर ये ब्लू ग्रीन येलो कलर देखकर गेस कर सकते हैं, जो कि ये 15th सेंचुरी का कलर है, पूरा ऑर्गेनिक, 600 साल पुराना। सामने जो खंडर हो चुका पूरा बिल्डिंग है उसको बोला जाता है जल महल। उस बिल्डिंग का फ्रंट राइट हैंड साइड में आता है, मार्बल का गेट लेक साइड है। कारण आने जाने का जो सिस्टम या कनेक्टिविटी होती थी वो नावों के माध्यम से होती थी। जब जहांगीर 1617 में अपनी बेगम नूरजहां के साथ रेनी सीजन मांडो विजिट पर आए तो उनके रहने का बंदोबस्त इसी एरिया में किया गया था। और उन दोनों ने जब इस एरिया में बिल्डिंग एंट्री करी थी तो 40 डेज कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हुई थी। सूरज और चांद के दीदार वो 40 दिनों तक नहीं कर पाए। जब बारिश रुकी, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को देखना चाहा तो ये बिल्डिंग नहीं दिखा। कारण मांडव में आज भी बारिश के मौसम में जब भी बारिश होती है और रुकती है तो कोहरा इतना होता है कि रोड भी सही से नहीं दिखता है। तो इस कारण ये कुछ महीनों तक यहाँ पे रुके। अधिकांश बिल्डिंगें जो खंडर हो रही थी, थोड़ा बहुत उनका रिपेयरिंग का काम इन्होंने स्टार्ट करवाया था। इनका 45वां जन्मदिन इसी कैंपस में सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पे टोटल 4 डायनेस्टी रही है। सबसे पहले रहा परमार, जिन्होंने मांडव की नींव रखी, इसे बनाया, इसे बसाया। इनका स्टार्ट 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक रहा है। सेकेंड मेरा सुल्तान, उन्होंने इसे और अच्छे से डेवलप किया, जिसमें गौरी और खिलजी दोनों आ जाते हैं। थर्ड मेरा मुगल, मुगलों ने बनाने की बजाय तोड़ा पर्टिकुलर अकबर। और लास्ट मेरा मराठा पंवार, तो उन्होंने अपना कैपिटल मांडो की बजाय धार को बनाया, जिसके कारण लास्ट के 200 साल ये वीरान रहा और खंडर रूप में हो चुका है। इस पूरे जो जहाज महल का एरिया है फ्रंट टू लास्ट, सिर्फ इस बिल्डिंग का 121 मीटर ये चौड़ा लंबाई है इसकी। हाँ, 7 मीटर इसकी हाइट है, 9 मीटर इसके चौड़ाई है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल रहता है कि 1000 साल 1200 साल पुराना स्ट्रक्चर है तो उस समय में दरवाजे होते थे कि नहीं। तो बेसिकली प्राइवेसी जो होती है वो दरवाज़ों से होती है, ना कि पर्दों से। तो ये जो फ्रेम है इसके अंदर आपको दरवाज़ों के पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे दरवाजे लगाए जाते थे। हाँ, दिख रहे हैं लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे इधर। ये कछुए की शेप में बना हुआ टैंक है। बिल्डिंग के ऊपर लोटस की शेप में, जब हम लास्ट में ऊपर जब चढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर शेप मिल जाएगा कछुए का, और लोटस भी देखने को मिलेगा। रीज़न, हिंदू धर्म में कछुआ कमल दोनों शुभ लक्ष्मी का रूप माने गए हैं, इसलिए बनाया गया। प्लस कछुआ जो कि है पानी के नीचे रहता है, पानी में रहता है, तो इस बेस पे नीचे बनाया गया। कमल भगवान के शीश पे चढ़ता है, पानी के ऊपर रहता है, तो बिल्डिंग के ऊपर की तरफ बनाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल वास्तु के अकॉर्डिंग ये हुआ करते थे। और 13th सेंचुरी के बाद सुल्तानों ने इसे एक अलग पर्पज़ से यूज़ किया, स्विमिंग पूल।
क्योंकि उनके लिए कोई वास्तु नहीं होता है। लेक के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म है, जैसे राजा को ड्रिंक वगैरह करना हो उस टाइप से, प्लस चांदनी रातों में डांस वगैरह के प्रोग्राम वहाँ होते थे, तो यहाँ नीचे बने झरोके के ऊपर बैठ कर उसका वो लोग आनंद भी हाँ ले लिया करते थे। ये जो तालाब है ये कपूर तालाब है। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा ही मूंछ तालाब है, बट पार्ट वाइज है, तो आर्कोलॉजिकल वालों ने पार्ट वाइज इनके नाम रखे गए। तो ये जैसे इसका मॉडल है, ये भी रिसेंटली 1 साल पहले ही रेडी हुआ है। हाँ, पूरे जहाज महल का है। अब बेसिकली इसका फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे ऊपर टूटा हुआ है, वहाँ पर जो सिंगल डोम दिख रहा है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी बनाया हुआ। तो ओवरऑल इस बिल्डिंग का जो शेप होता था, लुक होता था, वो इस टाइप से होता था। हाँ, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ इसलिए जहाज में। अभी जिस जगह पे आ गए हैं ये हिंडोला महल है। ही का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक, डोला मीन्स होता है झूला। शक्ति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि ये विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग है, रोमन आर्किटेक्ट स्लॉपिंग सिस्टम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से टिका हुआ है, इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट। अगर लैंड बेस पे वर्ल्ड वाइज बात होगी तो ये किया जाएगा इजिप्ट की पिरामिड, रोम का ऑडिटोरियम। और इसे ऐसा बनाने का लॉजिक ये रहा है कि पहाड़ों के ऊपर अर्थक्वेक का डर काफ़ी रहता है। तो मांडो पहाड़ के ऊपर है, जब भी भूकंप आएगा इस पत्थर की स्लैब के ऊपर बने होने की वजह से जब धरती हिलेगी तो ये उसके साथ मूव करेगा, जहाँ रुकेगी रुक जाएगा। फाउंडेशन रहता है जिससे फाउंडेशन ब्रेक होता है और बिल्डिंग गिर जाता है, इसलिए इसे विदाउट फाउंडेशन बनाया। झूला इसलिए कि स्लैंट होने की वजह से ऐसा लग रहा है बिल्डिंग उधर झुका हुआ है, उधर से देखेंगे तो इधर झुका हुआ, इधर से देखेंगे तो उधर झुका हुआ। तो झूले का जो स्टैंड होता है उसकी शेप में ये बना हुआ है। तो दोनों ही वर्ड को मिक्स करके हुआ ये हिंडोला। एक दीवाने आम होता है, एक दीवाने खास। ये दीवाने खास है गयासुद्दीन खिलजी ने अपने समय में बनवाया था, और उनके कैबिनेट की जितनी मीटिंग होती थी वो सारी की सारी इसी बिल्डिंग के अंदर होती थी। यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बनी है रेड सैंडस्टोन, जो राजस्थानी ढोलपुरी पत्थर है, और उस समय में ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं करता था, तो इन लोगों ने यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करी। ये जितना डीप गए इनको बेस उतना हार्ड मिला, तो नीचे वाला पैक करने की वजह नीचे से ही कॉलम स्टार्ट के स्लैब भरी और ऊपर बिल्डिंग्स बनाए गए। तो जितना मांडो ऊपर है उतना ही अंडरग्राउंड भी है। इसी बेस पे ये वाटर बॉडीज़ भी बनी। अभी जैसे हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे भी अंडरग्राउंड रूम बने हुए हैं, बेसमेंट है पूरा यहाँ से वहाँ तक, इस तरफ में भी, और एंट्रेंस गेट यहाँ से आ जाता है। वेंटिलेशन विंडो यहाँ पे जा सकता था पुराने टाइम यहाँ से अंदर, ये रास्ता है, यहाँ मतलब ये अंडरग्राउंड है पूरा, बेसमेंट भी है। ओके, मतलब अभी जितना ऊपर देख रहे हो उतना नीचे भी है। ये तो बड़ी सरप्राइजिंग, क्योंकि हम एक जगह एक फ्लोर पे तो जाएंगे अंडरग्राउंड। अच्छा जाएंगे। तो जैसे राजा के बैठने के लिए यहाँ ऊपर रहता था, ऊपर चढ़ने के लिए इधर साइड से रास्ते हैं। लेडीज़ के बैठने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जो आर्च है उसके अंदर एक हॉल बना हुआ है, कैपेसिटी 50 लेडीज़ आराम से बैठ जाए, इतना पैसेज है वहाँ पर। मिनिस्टरों को यहाँ नीचे खड़ा किया जाता था इधर फेस करके, और जब मिनिस्टरों की एंट्री होती थी तो ग्राउंड पे बने ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। कारण वो ये नहीं चाहते थे किसी भी मिनिस्टर की नज़र अंदर की महिलाओं पर या लेडीज़ों पर जाए। जब ये पैक होगा तो ऑब्वियसली जो क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा गया, तो ओपन रूफ रखी, छत नहीं बनाया, अफगानी आर्किटेक्ट की है, मेहराब है। अब बारिश के मौसम में मीटिंग करना है तो इसके ऊपर लकड़ी का मचान बनाएंगे, पत्ते डालेंगे, टेम्परेरी तौर पे एक छत। अब उस समय में ये ऊपर से भी पैक होगा, नीचे से भी पैक होगा। अब उस समय का जो वेंटिलेशन है राइट और लेफ्ट में सेंटर में झरोके दे रखे हैं, क्योंकि विंटर समर के मुकाबले रेनी सीजन ज़्यादा तेज हवा चलती है। डायरेक्शन पूरब टू पश्चिम, पश्चिम टू पूरब, दोनों फेस से वहाँ आएगी, वेंटिलेशन परफेक्ट। देन स्टार्ट होगा विंटर, छत टेम्परेरी है, खोल के रख देंगे। तो 8 महीने ये ओपन रहता था, बारिश के 4 महीने एक टेम्परेरी छत से ये क्लोज रहता था। एक तरह का सभा भवन, हाँ, दीवाने खास। दीवाने खास। सारे ये पत्थर जो जुड़े हुए हैं ये सारे इंटरलॉकिंग है, और सेंटर में ये आर्चेस जाने के बाद में एक सेंटर स्टोन की है, उसके बेस पे ये होल्ड हो गए हैं। इसमें चूना यूज़ नहीं होता है, सैंड स्टोन के अंदर चूना का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। ये सारे ही पत्थर अपने आप में इंटरलॉकिंग बेस पे लॉक रहते हैं, क्योंकि चूना लगाएंगे तो इनकी खूबसूरती बिगड़ेगी। अंदर से जो आर्चेस थी वो अफगानी थी, और ये जो झरोखा हम देख रहे हैं ये राजस्थानी पैटर्न पे हिंदू आर्किटेक्ट का है। 3 शैली का समावेश है इसमें, राजस्थानी, अफगानी और रोमन 3 कल्चर दिखाई है। ये यहाँ से जो टूटी हुई दीवार दिख रही है छोटी सी, और जो हाइट वाली ऊंची दीवार है इसको बोला जाता है शाही महल। बट देखा जाए तो ओवरऑल पूरा ही कंपाउंड शाही है, और यहाँ से वहाँ तक ये जितना दिख रहा है इससे 3 गुना बिल्डिंग और पीछे भी होता था। 50% टूट चुका है, 25% बंद है, 25% टूरिस्ट के देखने के लिए चालू रहता था। ये 5 फ्लोर में बिल्डिंग बना हुआ है, 2 फ्लोर अंडरग्राउंड है बेसमेंट में, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, 2 फ्लोर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं।
3 फ्लोर ज़मीन के ऊपर रहते थे। तो बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, जिसको हम -1 -2 भी कह सकते हैं। ग्राउंड लेवल यहाँ से वहाँ तक जाता है, फिर फर्स्ट से स्टार्ट होता था, पीछे तक जाता था, फिर सेकेंड होता था, पीछे तक जाता था। तो एरिया ये जो था स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, 5 मंजिला। और ओवरऑल पहले के समय के लोग बताते हैं कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर करीबन 250 से 300 कमरे होते थे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम कह सकते हैं कि 2 से 2,500 लोग आराम से इजी वे में रह लेंगे, क्योंकि इतने रूम्स नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी कि इतने लोग रहे कहाँ रहे। तो ये है चंपा बावड़ी। काफी डीप है। तो चंपा बावड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी बनावट जो शेप सेंटर से मिलती है चंपा के फूल के जैसी। 2 चीज़ों के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज अ वाटर स्टोरेज। इस कंपाउंड में कहीं पे भी पानी गिरता था या अभी भी गिरता है, पूरा पानी आता यहीं पे। इसका अपना एक लेवल होने के बाद में ओवरफ्लो की कंडीशन में इसका आउटलेट वर्क करता था और पूरा पानी एग्जिट हो जाता था मुंज तालाब में। बावड़ी है इसलिए वाटर स्टोरेज हो ही रहा है। तो इनकी एक सोच रही है कि 20-30 चैनल उधर देने से ज़्यादा बेस्ट है। सारा पानी एक जगह लाते हैं और एक ही चैनल से सप्लाई एग्जिट करवा देते हैं। बावड़ी है तो स्टेप भी होना ज़रूरी है। तो बेसमेंट से इसके अंदर आने के लिए स्टेप्स है। तो एक गेट सामने वाला ओरिजिनल है, एक जस्ट इसके सामने इधर वाला है। अभी जो आप वाटर लेवल देख रहे हैं वहाँ से जो इसकी डेप्थ है वो 8 फीट है। हाँ, ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से हम इसको ये कहेंगे ड्रेनेज बावड़ी। ये हमाम है। फारसी टर्किश उर्दू में बाथरूम को हमाम कहा जाता है। उस समय में 5, वर्तमान में 2 मौजूद है, 3 टूट चुके हैं। तो फर्स्ट सेकेंड है, बाहर के 3 टूट गए। ठंडा पानी, गर्म पानी जैसे हमको लगता है वैसे इन लोगों को भी लगता था। तो गर्म पानी के लिए इन लोगों ने बिल्डिंग के पीछे एक टैंक बनाया हुआ था जहाँ से कंटिन्यू पानी गर्म होकर सप्लाई होता था। जैसे यहाँ पे वो टैंक है सेंटर में। ठंडे पानी के लिए रहट सिस्टम दीवारों के अंदर चैनल्स के माध्यम से आएगा। तो यहाँ 2 वाटर चैनल्स है। फर्स्ट वाली है गर्म पानी की, सेकेंड है ठंडे पानी की। 2 टैंक, एक में ठंडा एक में गर्म। जैसा मिशन लेना हो इस टैंक में, और विशेष पात्रों के माध्यम से अंदर जाकर स्नान किया जाता था। स्टीम बाथ, हार्ड चारकोल को जला के यहाँ नीचे रखेंगे। एक कॉपर के बॉल में पानी भर के यहाँ रखेंगे। जब पानी गर्म होगा, नीचे एक पॉइंट और चैनल्स है जिसके माध्यम से सारी स्टीम अराउंड इस दीवार के अंदर एक चैनल चल रही है उसमें चली जाएगी। तो जितने एरिया में ये बिल्डिंग बना है, इसी के नीचे इतना बड़ा एक बेसमेंट है जहाँ पे काफ़ी बड़े तांबे के बर्तनों में पानी गर्म करते थे। और वहाँ से जो पानी गर्म होता था, ये जितने भी पिलर्स है सभी के अंदर चैनल से ये होलो है। तो वहाँ की जो स्टीम है वो भी सारी की सारी यहीं आती थी। इस टाइप से होलो है। उस समय में बिल्डिंग को ग्लास की कैप ढक्कन के रूप में पैक करते थे ताकि स्टीम बाहर ना जा सके, प्रॉपर लाइट्स भी रहे, और इन पॉइंट्स के माध्यम से स्टीम रिलीज होती थी। कुछ देर बाद ये छोटे छोटे होल है। हाँ, ये छोटे होल, इनसे स्टीम रिलीज होती थी। इन पॉइंट से स्टीम रिलीज होती थी। कुछ देर बाद आके रानियाँ जो है स्टीम बाद भी ले सकती थी। ऊपर का डिजाइन चांद सितारों का है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में वो लोग चांद सितारों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने ऊपर का डिजाइन चांद सितारों का रखा। दिन के समय में परफेक्ट लाइट, और बारिश के मौसम में जब तेज पानी गिरता है तो बड़ी बूंदें आने की बजाय इनसे टकराकर बारीक बारीक बूंदें आती है, जिससे ये नेचुरल शावर का भी काम करता है। तो जैसे दीवारों के आर पार पानी पहुंचाना है तो फत्तरों के पाइप दे रखे हैं यहाँ पर। और जो आपने हिंदुस्तान में किसी भी फोर्ट या किले में नहीं देखा होगा, वो चूने की पाइपलाइन होती है। हर जगह पत्थरों की चैनल्स हैं, यहाँ के पिलर्स के अंदर चूने की पाइपलाइन भी है। चूने की पाइपलाइन। और ये है बाथटब जकूजी। ये पूरा रिस्टोर हुआ है। वाटर लेवल ऊपर से 4 इंच से नीचे रखते थे ये लोग। नीचे जो आर्चेस बनी हुई है ये उस समय का कॉमन डिज़ाइन है, बट इसका हर जगह पे एक अलग महत्व है। यहाँ पे ये महत्व है कि जब भी कोई बंदा नहाएगा तो पानी अंदर बाहर अप डाउन होगा, जिससे वेव क्रिएट होगी। तो फीलिंग ये नदियाँ तालाब के किनारे बैठकर वो लहरों का नहा रहा है। बॉडी मूवमेंट्स कंटिन्यूस रहेगा तो वेव्स भी कंटिन्यूस रहेगी। तो सीटिंग एरिया ये वाला रहता था, लेग रेस्ट वहाँ उसके नीचे वाला रहता था। तो ये है ऑडिटोरियम थिएटर हॉल, स्पेशली रानियों के लिए। तो लेडीज़ का जो सिटिंग एरिया रहता था ये ग्रास वाला रहता था। प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जो स्टेज रहता था ये वाला रहता था। म्यूजिशियन उस्ताद का दर्जा सम्मानीय रहते हैं, थोड़ा ऊपर बिठाएंगे उन लोगों को। प्रमुख कलाकारों में मेल फीमेल 2 होते हैं, तो एक मेल एक फीमेल, 2 चेंजिंग रूम है। अदर सपोर्टर्स के लिए सामने मेल फीमेल ये ग्रीन रूम बनाए गए। सामने की तरफ में 3 विंडो है
जिसमें कलरफुल ग्लास 13 सेंचुरी के बाद और कलरफुल चमड़े के पर्दे 13 सेंचुरी के पहले लगाए जाते थे। बैक साइड से तेज़ रोशनी में मशाले जलाते थे, जिससे कलरफुल लाइट इस प्लेटफॉर्म पर आती थी और उस बीच में वो प्रोग्राम दिया करते थे, डिस्को लाइट, स्पॉट लाइट जैसे। इसके ऊपर छत नहीं था, बट जो छत है वो स्टेज तक जरूर रखा गया था। कारण डे टाइम स्टेज जितना डार्क रहेगा, लाइट इफेक्ट उतना ही अच्छा रहेगा। अब ऑडिटोरियम में तो डेकोरेशन भी वैसे ही होना चाहिए। तो इस विंडो के नीचे आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग इन्होंने राजस्थानी मांडने बनाए गए। तो ये जैसे दिलावर खां गौरी की मस्जिद है। अब बेसिकली इसमें मस्जिद जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। दिलावर खां गौरी एक गवर्नर आया हुआ था यहाँ पर, उसके नमाज अदा करने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने इस मंदिर को कन्वर्ट करके यूज़ करा मस्जिद के रूप में। अब मस्जिद क्यों नहीं है, यदि हम बेसिकली बात करें तो इस टाइप की ये तोरण वाली आर्चेस नहीं होती है, जो पान वाली आर्चेस हैं, जो कि कॉमन राजस्थान में हमको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो ये घंटियाँ हैं जो जंजीरों पे बनी हुई हैं। यहाँ पर है, उस पिल्लर पे है। वहाँ साइड से देखेंगे तो पान वाली आकृतियाँ देखने को मिलती है, और जो कि ये चीज़ें मस्जिदों में नहीं होती थी, बट दिलावर खां गौरी ने अपने नमाज के लिए इसे सिलेक्ट किया था, तो इसलिए इसका नाम हो गया दिलावर खां गौरी की मस्जिद। बट बेसिकली ये परमारों के समय में एक वाघ देवी का मंदिर हुआ करता था। वाघ देवी सरस्वती को बोला जाता है, और परमार जो है वो सरस्वती को बहुत मानते थे। तो सरस्वती की जहाँ पे भी मूर्ति स्थापित होती है, जैसे एक आर्चेस जो हमने वहाँ पे देखी थी तोरण वाली, वहाँ पे स्थापित करी जाती है और उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। वो सरस्वती की जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जगह नहीं दी जाती है। कारण कि इनका मानना था इन देवताओं ने भी लोगों के साथ भेदभाव किया है, और सरस्वती जो ज्ञान होता है वो सभी के लिए समान होता है, इसलिए इन्होंने कभी भी उनको जगह नहीं दी। और यहाँ पे ही हम डिज़ाइन देख सकते हैं, ये पूरा पान की आकृतियाँ हैं जो बेसिकली मंदिरों में कॉमन है। एशियन टेम्पल जो मिलेंगे आपको 10 सेंचुरी के, 9 सेंचुरी के, उसमें पान, घंटियाँ, तोरण ये इजी वे में देखने को मिल जाता है। पहले के समय के जो टॉयलेट होते थे वो कुछ इस टाइप से होते थे, और यहाँ पे एक सिस्टम होता था, जैसे ही उन्होंने यूज़ किया तत्काल बंदा आएगा एंड देन क्लीन करेंगे। जैसे अभी गड्ढे वगैरह होते हैं तो उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ अलग टाइप के और भी होते थे जिसमें हाइटेड होते थे और स्लैंट पे नीचे उसका पर्सन छोड़ दिया जाता था, तो वो यहाँ पे अभी टूट गए पूरे। तो अब हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट -1 अंडरग्राउंड। अभी तक जितना भी हमने घूमा है वो टोटली ग्राउंड लेवल था। अब जैसे ये हो गया इंडोर प्लेग्राउंड, बट ये गेम्स खेलने के लिए नहीं होता था, ये वेपन्स की प्रैक्टिस करने के हिसाब से होता था। थक हार का तो वहाँ केबिन दे रखे बैठने के लिए, जो रॉयल फैमिलीज जो है वो यहाँ वेपन प्रैक्टिस कर सकती हैं। सामने जितने भी वॉल्स के अंदर पॉइंट्स से सब वाटर चैनल्स आ रही हैं, इसमें तो कुछ अभी भी एक्टिव है, तो जितना भी बारिश का पानी होता है वो यहाँ पर ड्रॉप होता है। इसका स्लोप इधर होने से पूरा पानी इस चैनल में आ जाता है। यहाँ से होते हुए उस आगे वाली चैनल से ये कनेक्ट होता है चंपा बावड़ी से, और पूरा पानी सप्लाई हो जाता है चंपा बावड़ी में। प्रेजेंट कंडीशन में गर्मी से बचने के लिए एसी, फैन, कूलर 3 चीज़ें हैं हमारे पास, इनके पास कुछ था नहीं। इन लोगों ने दिमाग लगाया, -1 की सारी आर्चेस लेक की तरफ ओपन करके रखी। समर टाइम पे दिन के वक्त जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो ठंडी रहेगी। पुराने महल अंदर से ठंडे रहते हैं, हवा से और ज़्यादा ठंडे, तो समर टाइम पे वो ज़्यादातर वक्त अंदर की तरफ गुजारा करते थे। मालवा की ठंड की रातें काफ़ी ठंडी होती है। दिन भर की गर्मी से सनलाइट से तालाब का पानी गर्म हो जाएगा। शाम को 7-8 के बाद जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो गर्म रहेगी, जिससे जितना एयर टेम्परेचर ऊपर का ठंडा है उतना अंदर का नहीं रहेगा। तो ठंड की रातें इसके अंदर, गर्मी का दिन का इस वक्त इसके अंदर, कुल मिलाकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम उस टाइम पे ये लोग इस टाइप से यूज़ करते थे। वैज्ञानिक लैंग्वेज की बात करें तो सी विंड सी ब्रीज, ये समुद्र की बात करते हैं, इन्होंने लेक पे कर रखा है। लैंड ब्रिज काम करता है राजस्थान के अंदर, 1-2 घंटे की धूप, रेत बहुत गर्म, 1-2 घंटे की छाँव, रेत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसकी हाइट है 7.5 फीट इस लेवल की। इसके नीचे वाला लेवल इससे डबल है, 15 फीट हाइट है उसकी। पूरा ही अंडरग्राउंड है। नहीं, ये एक प्रकार से हम डॉर्मेट्री कह सकते हैं दासियों के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इनका क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो राजा रानियों को तो कोई आवश्यकता है नहीं, और बेसिकली इनको बनाने का कोई पर्पस नहीं है, बट बनाया इसलिए कि यहीं का पत्थर ऊपर यूज़ करा है।
अब इसको पैक करने के लिए पत्थर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बनाने के लिए यहीं से ले रहे हैं, तो बेसमेंट टाइप से इन्होंने बना दिया हर जगह पे, यहाँ से पत्थर निकाले ऊपर बनाया। ये पूरा बेसमेंट एरिया है। हाँ, और जैसे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता ये वाला है पूरा। हाँ, इसके नीचे सेकंड बेसमेंट है। और बेसिकली ये जो है इधर पानी की कैनाल बनी हुई है। जब मूंछ तालाब से ये कनेक्ट है, मूंछ तालाब में जब पानी भराता है तो यहाँ तक इसके ऊपर पानी आता है। इसको मेन बनाने का लॉजिक ये रहा है कि इधर जो विंड चलती है वो -1 -2 को कवर करेगी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बनाई गई है। अब ये जो लाइट आ रहा है ये दीवार टूटने और धंसने की वजह से आ रहा है। इस तरफ में जो एग्जिट डोर बना हुआ है वो भी दीवार टूटने और धंसने की वजह से है। तो जितना डार्क -2 बेसमेंट 2 है उतना ही डार्क ये भी रहता था। तो ये लाइट के ये लोग घी के दीपक जलाते थे। हाँ, घी के दीपक से धुआं बिल्कुल नहीं होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, तेल के मुकाबले ज़्यादा सर्विस देता है। और घी होगा गाय के दूध का बना हुआ, कारण कि उसे जब जलाते हैं तो वो वायुमंडल को शुद्ध करता है, इसलिए यज्ञ हवन में गाय के ही घी का उपयोग किया जाता है। नहीं, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है। वहाँ जाने में इसलिए बंद कर दिया, अब शायद खंडर हो गया। ना खंडर नहीं हुआ, बहुत अच्छा है वो। यहाँ पे क्या है कि अच्छे टूरिस्टों के साथ बहुत अच्छे टूरिस्ट भी आते हैं जो नाम वगैरह लिखते हैं दीवारों पे, तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, इसलिए उसको बंद करके रखा हुआ है। और वो नीचे तो ओपन ग्राउंड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा हॉल होगा इससे। नहीं, एक रो बनी हुई है, रूम्स बने हुए हैं जो स्टोर रूम टाइप से काम आते थे। तो कहे होंगे ना कभी? फिर ऑब्वियसली अंदर से इमरजेंसी स्केपिंग टनल्स वगैरह भी होगी, क्योंकि बहुत पहले से ही उन्होंने बंद करके। हर फोर्ट के अंदर जो रॉयल पैलेस होता है उसमें 1 या 2 इमरजेंसी स्केपिंग टनल्स होती है जो युद्ध के टाइम में पे राजा को या रानियों को जो है कहीं बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो ये जैसे लोटस की शेप, और ये यहाँ नीचे ये टॉर्टोइज की शेप में। हाँ, कछुआ ऐसे अपने की शेप में बना हुआ टैंक। ये वाटर चैनल है, पहले पानी आएगा, पानी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए राउंड अप चैनल बनाई गई है। जब उसका लेवल कंप्लीट हो जाएगा टैंक का, तो पानी इस चैनलों में भराना चालू हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। इधर जो पानी आ ही रहा है वो इससे टकराएगा तो इधर डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ हल्की सी की स्पीड कंट्रोल कर ली है, फिर यहाँ से होते हुए सीधा ये जो नीचे टैंक है इसमें जाएगा, और यहीं से अंडरग्राउंड चैनल से वापस सूरज कुंड। ये भी सब रूम्स के पार्ट्स थे। हाँ, जैसे मैंने बताया था ना 250-300 से ऊपर रूम होते थे। ये वाले। हाँ, और इससे पीछे भी एक महल। वो एक यहाँ पे दुकान होती थी, गदाशाह की शॉप बोलते उसको, पीछे जो हाइट वाली है, वो यहाँ की एक दुकान हुआ करती थी। मतलब किस चीज़ की दुकान? ये मल्टी दुकान थी, कपड़ा भी मिलता था, ऑयल भी मिलता था, ग्रोसरी भी मिलता था। हाँ, तो जैसे ये ताजमहल का पूरा टॉप है, टेरेस है, जैसे वहाँ बालकनी है, ये डॉम्स वगैरह है। मांडू में अगर खान पान की बात करें कि कहाँ पर आपको अच्छा खाना अवेलेबल हो जाएगा, तो वो प्लेस है जहाज़ महल के बाहर। यानी कि जैसे आप जहाज़ महल के लिए जाते हैं तो उसके बाहर कई सारी आपको ऐसी शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के फूड आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पे दाल बाफले काफ़ी फेमस हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ पूड़ी, पराठा, रोटी, सब्जी, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और दोनों साइड पर ये दुकानें आपको नज़र आएंगी, इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी हैं, तो यहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं। जहाज महल से अब हम जा रहे हैं रानी रूपमती के महल और बाज बहादुर के महल की ओर, जिसका डिस्टेंस जहाज महल से लगभग 7 किलोमीटर का है। और अभी हमने एक कार हायर करी है फॉर दिस ट्रैवलिंग, क्योंकि ये सारी प्लेसेस अलग अलग हैं। वैसे चल तो हम एक फोर्ट के अंदर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग रहने लग गए हैं आजकल, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर पर हैं। तो अगर आप मांडू घूमना चाहते हैं तो आपको एक गाड़ी हायर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लेसेस काफ़ी दूर दूर हैं और गाड़ी से आपके लिए सुविधा हो जाती है।
तो अब हम पहुंच चुके हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर के पैलेस के लिए। यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें अलग से टिकट परचेज करना पड़ता है। जो जहाज महल का टिकट था वो भी 25 रुपये पर पर्सन का था, और इस महल के लिए जाने के लिए भी 25 रुपये पर पर्सन का टिकट होता है, जो आप इस टिकट काउंटर से परचेज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे पार करके अब हम जाएंगे महल के लिए। तो अब सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बाज बहादुर महल, जो कि रानी रूपमती महल से कुछ डिस्टेंस पहले ही पड़ता है। ये महल बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कथा के लिए फेमस है। इस कथा की शुरुआत हम करते हैं शेर शाह सूरी से, जिन्होंने मांडू पर जीत हासिल करने के बाद सूबेदार के रूप में सुजात खान को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी थी। सुजात खान की मृत्यु के बाद उनके बेटे मलिक बायजीद ने खुद को मांडू का राजा घोषित कर दिया। बाद में वह बाज बहादुर के नाम से जाना गया। देश में कई प्रेम कहानियां प्रचलित हैं, जहां लोग एक दूसरे के प्यार में जान देने को भी तैयार रहते हैं। मांडू भी एक ऐसी ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी का साक्षी है। यह कहानी है मांडू नगर के राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की। इस प्रेमी जोड़े का नाम मांडू के इतिहास में बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। राजा रानी की यह प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। यहाँ युद्ध, प्रेम, संगीत और विरह जैसी सभी भावनाएं मौजूद है। इतिहास के अनुसार रूपमती एक किसान की बेटी थी जो गाना गाया करती थी। रूपमती अपने नाम की ही तरह खूबसूरत और गुणी भी थी। एक बार राजा ने अपने दरबार में रूपमती को गाने के लिए बुलाया। वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। दोनों का विवाह हुआ और राजा रानी खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। जब रानी की खूबसूरती और खूबियों के बारे में अकबर को पता लगा तो वह रानी पर मोहित हो गया और रानी को पाने की इच्छा जाहिर की। रानी रूपमती को पाने के लिए अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र लिखा, जिसमें रानी को दिल्ली के दरबार में भेजने का आदेश दिया। यह सुनकर बाज बहादुर गुस्से से आग बबूला हो गए। साथ ही बाज बहादुर ने यह जवाब भिजवाया कि अकबर, तुम अपनी रानी को मांडू भिजवा दो। पत्र का ऐसा जवाब सुनकर अकबर ने सिपह सालार आदम खां को मालवा पर हमला करने का आदेश दे दिया। राजा बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन हार गए। आदम खां ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। युद्ध हारते ही अकबर की सेना रानी रूपमती को लेने निकल पड़ी। रानी को जैसे ही इस बात का पता पड़ा, उन्होंने हीरा निगलकर अपने प्राण त्याग दिए। जब अकबर तक रानी की मृत्यु की खबर पहुंची तो उसे इस बात का बहुत पछतावा हुआ, जिस कारण अकबर ने राजा बाज बहादुर को आज़ाद कर दिया। रिहा होने के बाद बाज बहादुर सारंगपुर पहुंचे, जहां रानी की कब्र थी, जिसे देखकर राजा ने रानी की कब्र पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना ने अकबर पर गहरा प्रभाव डाला। उसका पश्चाताप करने के लिए 1568 में एक मकबरे का निर्माण करवाया। राजा बाज बहादुर के मकबरे पर आशिके सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीदे वफा लिखवाया। इस प्रेम कहानी के खत्म होने का कारण बादशाह अकबर रहे। तो अब हम पहुंच चुके हैं रानी रूपमती महल को देखने के लिए, जो कि हमारे पीछे ही बना हुआ है। रानी रूपमती की एक आस्था थी कि जब तक वे नर्मदा नदी के दर्शन नहीं कर लेती, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। तो इस आस्था को देखते हुए बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए महल बनवाया था, जिसे रानी रूपमती पवेलियन या रानी रूपमती मंडप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आकर रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। हालांकि
इस स्थान से नर्मदा नदी लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन उस टाइम पर यहाँ से नर्मदा नदी को देखा जा सकता था। महल के अब जिस पोर्शन को हम देख रहे हैं ये है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि बरसात के पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और साफ़ किया जाता था ताकि वो पीने लायक बन सके। रानी रूपमती इस महल में रहा नहीं करती थीं, वे सिर्फ नर्मदा नदी के दर्शन के लिए इस महल में आती थीं। और ये है इस महल की सैनिक छावनी जहाँ पर सिपाही तैनात रहते थे। अब महल के जिस भाग को हम देख रहे हैं ये है घोड़ों का अस्तबल, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं घोड़ों को रखने के लिए। बाज बहादुर महल के ठीक सामने बना हुआ है रेवा कुंड, जो कि एक तालाब है। इस कुंड का महत्व ये होता था कि जब खराब मौसम की वजह से नर्मदा नदी के दर्शन नहीं हो पाते थे तो रानी रूपमती इस कुंड के दर्शन कर अन्न ग्रहण किया करती थीं। बाज बहादुर महल को देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हैं, जो कि महल को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मांडू में एक और इम्पॉर्टेंट स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है इको पॉइंट, जिसे दाई महल के नाम से भी जाना जाता है। और इको पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बोलते हैं वो इको सुनाई देता है, यानी कि उसका जो भी हम बोलेंगे वो हमको दोबारा से रिपीट होके वो आवाज़ टकरा के वहाँ से आएगी और हमें दोबारा से सुनाई देगी। तो ऐसा ट्राई करके देखते हैं और फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हेलो, सब लोग आए? नाराज है कुछ है? बराबर कुछ है? यहाँ पर आवाज़ आती है, गूंजती हुई आवाज़ आती है, मतलब जैसे आवाज़ आप कुछ भी यहाँ बोलेंगे तो वो सुनाई दोबारा आपको देगी, हल्की हल्की आवाज़ धीरे धीरे करके आती है। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 दाई महल हैं, क्योंकि दाई 3 बहनें थीं। जो सबसे बड़ी बहन थी उनका महल बड़ा वाला आगे की साइड दिखाई देता है, और जो 2 छोटी बहनें थीं उनके महल इसके पीछे की साइड बने हुए हैं। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं इस बिल्डिंग का नाम है अशरफी महल। अशरफी मीन्स गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का। मॉन्यूमेंट का नाम अशरफी महल इसलिए रखा गया था कि एक बादशाह हुआ था मांडू के अंदर 1469 में, गयासुद्दीन खिलजी। उनका कहना था कि कृष्ण भगवान अपने दरबार में 16,000 गोपियाँ रख सकते हैं तो मैं 1600 बेगम क्यों नहीं रख सकता हूँ। गयासुद्दीन खिलजी ने 1600 बेगमें रखी थी, उसमें से वो 2 प्रकार की बेगमों को पसंद नहीं करते थे। एक तो जो खा के बहुत मोटी हो जाया करती थी, और दूसरी जिसके सफ़ेद बाल होते थे। तो जो बेगम मोटी होती थी उनके लिए उन्होंने 7 मंजिला ऊंचा अशरफी महल बनवाया था। सीढ़ियों का डिस्टेंस काफ़ी चौड़ा है, एक सीढ़ी पर एक अशरफी, विदाउट जंप विदाउट रन। इस प्रकार से बेगम को 7 मंजिला ऊपर तक चढ़ना होता था और उतरना होता था। उससे उसका एक्सरसाइज होता था, और जो मोटी बेगम रहती थी वो जो है दुबली पतली हो जाया करती थी। बाद में इस बिल्डिंग को कन्वर्ट करके मदरसा का रूप दिया था। मदरसा मतलब उर्दू पाठशाला, उर्दू यूनिवर्सिटी। अब हम पहुंच चुके हैं मांडू किले के एक और ऐतिहासिक स्पॉट पर, जो कि है होशंग शाह का मकबरा और जामा मस्जिद, जो कि पुराने टाइम पर तो राजा महाराजाओं का एक तरह का सभा भवन हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे जामा मस्जिद और होशंग शाह का मकबरा यहाँ बना दिया गया। इस स्थान को देखने के लिए भी 25 रुपये का टिकट अलग से लेना होता है, और इस स्थान की लोकेशन है मांडू बस स्टैंड के पास में ही। ये जामी मॉस्क हिंदुस्तान की जो 5 बड़ी मस्जिदें हैं उसमें इसकी गणना की गई है। अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके विषय में। इसका जो ऊपर का जो पैटर्न है वो दमस्क सीरिया के पैटर्न पे बना हुआ है। अंदर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में जो 5 बड़ी मस्जिदें हैं, जैसे दिल्ली है, भोपाल है, चेन्नई है, मांडू है, उसमें इसकी भी गणना की गई है, क्योंकि काफ़ी सबसे बड़ी मस्जिदों में। इसका जो ऊपर का जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, ये दमस्क सीरिया के पैटर्न पे बना हुआ है, ये वाला पोर्शन। बिल्डिंग का नाम है जामा मस्जिद। जामा, जामी, जामू, कुल मिला के जमा होना या इकट्ठा होना। यदि ये मस्जिद होती तो मस्जिद के मेन गेट के आगे 2 मीनारें होनी चाहिए। मस्जिद के ऊपर चांद सितारे हुआ करते हैं। मस्जिद के अंदर एक हाथ मुंह धोने के लिए पानी का वजू होता है। हिंदुस्तान में मस्जिदों के अंदर लेडीज़ों को अलाउड नहीं है, जिसमें लेडीज़ों को बैठने के लिए लेफ्ट और राइट साइड में बालकनीज बनी हुई है। ये जो इमारत था 11वीं सेंचुरी में वैसे परमारवंश राजा भोज का दीवाने आम था। इस बिल्डिंग को 1440 ईस्वी में होशिंग शाह गोरी ने कन्वर्ट करके अपना मस्जिद बनाया। जब ये दीवाने आम था तब राजा के बैठने के लिए अंदर सिंहासन बना हुआ है। बड़ा वाला आर्च मंत्री के लिए, छोटे वाले आर्चेस बॉडीगार्डों के खड़े रहने के लिए, और प्लेटफॉर्म जब कभी भी कोई गिफ्ट आइटम आता था उसके रखने के लिए था। सामने जो देख रहे हैं सिंहासन, ये राजा के बैठने के लिए सिंहासन बना हुआ था उस समय में। ठीक, बड़ा वाला आर्च मंत्री के लिए, छोटे वाले आर्चेस बॉडीगार्डों के खड़े रहने के लिए,
और ये प्लेटफॉर्म जब कभी भी कोई गिफ्ट आइटम आता था उसके रखने के लिए। मैंने आपको बताया कि मस्जिदों के अंदर उस समय में महिलाओं को अलाउड नहीं था। इसमें लेडीज़ों को बैठने के लिए लेफ्ट और राइट साइड में बालकनीज बनी हुई है जाली वाली। और ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर का टाइल्स आप, ये अफगान का सबसे महंगा स्टोन है जिसे लैपिस लेजुली कहा जाता है। ये दिखाई दे रहा है ये वाला लैपिस लेजुली। ये बाद में लगाया गया। हाँ, ये 1440 के टाइम पे लगाया है, मुगलों के टाइम पे लगाया गया है। 11 to 13 सेंचुरी मांडू में परमार राजाओं ने राज किया था। 13 to 16 सेंचुरी गोरी, खिलजी और मुगल रहे थे। और 1723 to 1823 अबाउट 100 ईयर के लगभग प्लेग होने के कारण मांडू वीरान रहा था। 1823 के अंदर ही मीनाबाई पंवार जो परमार हार के महाराष्ट्र चले गए थे, वापस जब आए तो उनका टाइटल चेंज हो गया, परमार से पंवार हो गए। तो मीनाबाई पंवार के द्वारा राम मंदिर और जैन मंदिर मांडू की स्थापना की गई और फिर से धीरे धीरे मांडू में पब्लिक रहना चालू हो गई। और मांडू खंडर होने का भी यही कारण रहा है कि प्लेग होने के दौरान मेंटेनेंस नहीं हो पाया, बिल्डिंगों में पेड़ पौधा उगना चालू हुआ और धीरे धीरे मांडू खंडर में तब्दील हो गया। थोड़ा ऊपर देखेंगे आप, उस समय में टेलीफोन और माइक सिस्टम नहीं होते थे। ये जो छोटी छोटी आप गुंबदें देख रहे हैं, तब ये रिले का काम करती थी, ताकि जब कभी भी राजा वहाँ से बोलता था आवाज़ टकरा टकरा के पब्लिक को सुनाई दिया करती थी। एकॉस्टिक सिस्टम सुनेंगे, हेलो हेलो, मेरा जो वॉइस है पूरा मॉस्क में जा रहा है। हाँ, इको सिस्टम। एकॉस्टिक, इको तो रिटर्न होकर वापस सुनाई देता है, एकॉस्टिक है ये, गूंजने वाली आवाज़। बिल्डिंग का नाम है होशिंग शाह का मकबरा। मकबरे का अर्थ होता है मरे हुए का घर या कब्रिस्तान। होशिंग शाह जो थे वो गोरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। गोरी डायनेस्टी में ऐसा होता था कि गद्दी पे बैठने के लिए जो बेटा रहता था वो बाप को जहर दे के मार डालता था। होशिंग शाह ने सोचा कि मेरे पिताजी को तो मैंने जहर दे के मार डाला, हो सकता है कि मेरी संतान मुझे जहर दे के मार डाले और मेरी कब्र नहीं बनाए। उसके पहले होशिंग शाह ने पूरे फैमिली का अंदर नकली कब्र बना दिया है, जिसको अभी अंदर देखने के लिए चलेंगे हम लोग। ताजमहल से संबंधित उस्ताद हमीद यहाँ पर आए, उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा, फिर ताजमहल का निर्माण करवाया। यहाँ पर आपको डबल आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये अफगान आर्किटेक्चर में बना हुआ है और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है। 3 कब्रें इधर हैं, 2 कब्र फ्रंट पे, ये भी बॉडीगार्डों का एम्प्टी टूम्स है, इसमें भी डेथ बॉडी नहीं है। होशिंग शाह का जो ओरिजिनल कब्र है वो होशंगाबाद में, भोपाल के आगे, जिसने अपने नाम से शहर बसाया था। अच्छा, होशंगाबाद। होशंगाबाद। तो ये ऐसा ही है। हाँ, ये ऐसे ही मरने से पहले बना, मैंने बताया ना डबल आर्किटेक्चर है। अब कुछ राइटरों का, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यहाँ कहीं मंदिर हुआ करता था, तभी तो ये वाला हिस्सा धर्मशाला के काम में लाया जाता था। तो मंदिर को तोड़कर और मकबरे का निर्माण करवाया है, इस बिल्डिंग को यथावत रहने दिया है। किसके हैं? ये होशिंग शाह की कब्र है, उसकी बीवी, 2 बच्चे और 2 बच्चियों की। ठीक, पूरा खानदान। ये बच्चे मारने वाले थे ना? नहीं, मारने वाले थे, लेकिन होशिंग शाह अपनी मौत मरा था, टाइफाइड से मरा था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि इस बिल्डिंग को देख के ताजमहल का निर्माण करवाया और ये पहला मॉन्यूमेंट है जो मार्बल का बना हुआ है। इसके बाद से ही मार्बल के स्ट्रक्चर बनना चालू हुए थे, क्योंकि बिल्डिंग ये 1440 में बना था, 1440 में। इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 6 सेकंड तक आवाज़ गूंजती है। आवाज़ सुनेंगे, सही में गूंज रही। हाँ जी, धर्मशाला लिखा है, विथ पिलर है, अंदर की साइड जो है विदाउट पिलर है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, हाथी की जो सूंड देख रहे हैं आप, वो सामने देखिए हाथी का, एलिफेंट का हेड, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। ऊपर पिलर के ऊपर त्रिशूल की आकृति दिखाई देगी आपको, सामने देखें, पूरा ये हिंदू आर्किटेक्चर है। हाँ, पूरा हॉल बना हुआ है सर। ये बॉडीगार्डों का एम्प्टी टूम्स है, 2 बैक साइड में है, 3 फ्रंट पे है। इसमें भी डेथ बॉडी नहीं है, मतलब मरने से पहले कहीं पे भी नहीं है, मरने से पहले बना दी गई। अब हम चल रहे हैं मांडू के ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए, जहां तक जाने का रास्ता कुछ इस तरह का है। कुछ इस तरह की सीढ़ियां हैं जिन्हें हमें पार करके नीचे की ओर आना होता है।
तो अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर ही हमें पता लग सकता है कि कितना पुराना मंदिर है। और यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना शिवलिंग है, जहाँ पर अब हम दर्शन करेंगे। अब एक खूबसूरत पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि नीलकंठ महादेव मंदिर जाते वक्त हमें नज़र आता है। यहाँ आप हमारे पीछे देख पाएंगे पहाड़ियों से घिरा ये पूरा नज़ारा, जहाँ से आप बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सेल्फीज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आएंगे। नीचे की साइड लोगों के कई सारे खेत हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये मांडू का यहाँ से नज़र आता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि किसी हिल स्टेशन में हम आए हों। अब जिस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, इसका नाम है चोर कोर्ट, यानी कि पुराने ज़माने में यहाँ पर चोर की पेशी की जाती थी। एक तरह की ये अदालत हुआ करती थी। मांडू में एक और प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री राम के चतुर्भुज रूप का, जहाँ भगवान श्री राम की प्रतिमा 4 हाथों के साथ दर्शाई गई है, जिनके दर्शन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और पास ही में बजरंग बली की प्रतिमा भी स्थापित है। मांडू में एक स्पेशल तरह की इमली मिलती है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये ठोबली में भी आप देख पाएंगे, काफ़ी बड़ी साइज़ की इमली हैं, जिन्हें भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। कुछ इस डिफरेंट टाइप का टेस्ट इनका होता है। मांडू फोर्ट में जितने भी स्थान हैं वो थोड़े दूरी पर हैं। लगभग 10-12 किलोमीटर का एरिया के अंदर ये सभी स्थान फैले हुए हैं, तो हम इन सभी स्थानों तक पैदल नहीं जा सकते। इस वजह से हमने एक गाड़ी बुक करी है, और ये गाड़ी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाती है, जिनसे आप ये सारे स्थान भी घूम सकते हैं, क्योंकि गाड़ी से एक सुविधा हो जाती है। सर, आपका नाम क्या है? अनिल मीना। अनिल मीणा सर हैं, इनके साथ हमने गाड़ी बुक की। अगर आप चाहें तो इनके साथ बुक कर सकते हैं, नंबर इनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ये है मांडू का ऐतिहासिक किला। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।